एवरीवन, चैप्टर नंबर 5, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों हो जाते हैं के अंदर हमें आज स्टार्ट करना है व्हाट इज़ अ डिजीज़। ठीक है, सबसे पहला डिजीज़ क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है डिस ईज, यानी कि पर्सन को कोई भी डिस्कम्फर्ट कॉज होता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस पर्सन को डिजीज़ है। तो डिजीज़ की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, डिजीज़ की एक पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो वो होगी इस तरीके से कि डिजीज़ क्या है, एक पर्टिकुलर अबनॉर्मल कंडीशन है जो कि नेगेटिवली किसी पर्सन के स्ट्रक्चर या पूरे होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है, लेकिन वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं होता है। पर्सन इंटरनली ही अफेक्टेड होता है, या उसका कोई स्ट्रक्चर अफेक्टेड होगा या उस पूरा ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होगा और उसकी वजह से पर्सन को कुछ डिसकम्फर्ट, कुछ डिसईज हो रहा है, तो उसको कहेंगे डिजीज़। ठीक है, तो डिजीज़ क्या है, पर्टिकुलर अबनॉर्मल कंडीशन, इट इज अ particular abnormal condition which negatively affect the structure or whole of the organism which is not merely due to external reason which is not merely due to external injury। ठीक है, तो डिजीज़ क्या है, कुछ एक अबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन को डिस्कम्फर्ट कॉज हो रहा है, वो होती है डिजीज़। ठीक है, या तो पर्सन का कोई एक स्ट्रक्चर खराब हो गया, ठीक है, जैसे सपोज लिवर खराब हो गया तो वो क्या है, स्ट्रक्चर एक ऑर्गन है वो खराब हो गया, या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म को ही कोई तकलीफ हो रही है तो पूरा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो वो है डिजीज़। ठीक है, अब डिजीज़ के अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं यहाँ पर डिजीज़ में, जो कि अगर हम किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो सबसे पहले यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहला पूछा जाता है डिजीज़ का सिम्टम क्या है। तो सिम्टम और साइन के अंदर हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सिम्टम क्या होता है और साइन क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं और पर्टिकुलर डिजीज़ का साइन क्या है, इन दोनों चीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। वो ये है, सिम्टम क्या होते हैं, जो कि पर्सन खुद फील करता है। ठीक है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बोल रहे हो सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये आप खुद से बता रहे हो सर में दर्द हो रहा है। सामने वाला जो पर्सन है जो आपको डायग्नोस करेगा उसको नहीं पता चल रहा है कि आपको सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, बस वो आपके सिम्टम्स चेक करेगा, ठीक है, कि हाँ आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, फीवर इज़ अ सिम्टम, ठीक है, बुखार आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर आपको क्या देगा, कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलेगा। तो टेस्ट कराने के बाद उसके अंदर कुछ इंडिकेशन आएगा पर्टिकुलर डिजीज़ का। ठीक है, तो वो जो इंडिकेशन होते हैं वो होते हैं साइन, जो बताते हैं कि हाँ इस पर्सन को ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज़ है। ठीक है, सिम्टम के अंदर जैसे सपोज फीवर की अगर हम बात करें तो फीवर के अंदर क्या था कि जो मलेरिया होता है उसमें ठंड लग के बुखार आता है। ठीक है, टाइफाइड है उसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है। ठीक है, तो फीवर की इंटेंसिटी हर एक डिजीज़ के अंदर अलग अलग होती है, तो हर एक के लिए फीवर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम है। फिर उसके बाद हमें पूरे पर्टिकुलर लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, पर्टिकुलर कुछ से साइन होते हैं जो कि दूसरा चेक कर सकता है, वो आते हैं साइन के अंदर, और जो होते हैं स्पेसिफिकली
इंडिकेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, जैसे कि है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड प्रेशर क्या करेगा, डॉक्टर चेक कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, साइन है पर्टिकुलर डिजीज का। ठीक है, लेकिन फीवर और हेडेक ये सब क्या है, सिम्टम है कोई एक पर्टिकुलर डिजीज के। ठीक है, तो साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, सबसे पहले आर द एविडेंस ऑफ द पेशेंट्स फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग। पेशेंट फीलिंग ऑफ बीइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब कि पेशेंट खुद बता रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये परेशानी है, वो खुद से बता रहा है कि उसको क्या गलत हुआ है उसके साथ। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या गलत लग रहा है, उसको क्या क्या डिस्कम्फर्ट वो फील कर रहा है, वो खुद पेशेंट बताएगा, तो वो है सिम्टम्स। ठीक है, तो पेशेंट फीलिंग ऑफ बीइंग समथिंग रॉन्ग, इसके एग्जाम्पल जैसे कि हेडेक हो गया, फीवर हो गया, लूज मोशंस हो गए, हेडेक, फीवर। ठीक है, ये सब क्या है, किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। अब डिस्कस करते हैं साइन के बारे में कि साइन क्या होता है। ठीक है, अब साइन क्या होता है, साइन जो होते हैं वो इंडिकेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, साइन जो होते हैं वो दूसरा भी देख सकता है, मतलब कि डॉक्टर भी देख सकता है, लेकिन सिम्टम्स क्या हैं, जो पेशेंट खुद फील करता है वो होते हैं सिम्टम। ठीक है, तो सिम्टम्स और साइन के अंदर ये डिफरेंस होता है। ठीक है, हमने डिजीज़ डिस्कस किया, हमने सिम्टम डिस्कस किए, हमने साइन डिस्कस किए कि डिजीज़ के साइन क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जैसे कि सबसे पहला है डिजीज़ होती किससे है। सबसे पहले होती है डिजीज़ पैथोजन से। ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको कहते हैं पैथोजन। अब अगर ये किसी पर्सन के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसको क्या होगा, कोई डिजीज होगी, है ना, डिजीज होगी, या हम कह सकते हैं उसको इन्फेक्शन होगा। ठीक है, अब इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन के अंदर एंट्री एंड द डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो होगा इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन क्या है, द एंट्री
and development or multiplication of microorganism in body. ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे पैथोजन, पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गए, उन्होंने क्या कॉज किया, इन्फेक्शन। तो एंटर करना ही सिर्फ इन्फेक्शन नहीं होता, एंटर करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारी अपनी कॉलोनी अपने बॉडी के अंदर बना लेते हैं, तो वो क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है, ये पूरा इन्फेक्शन उनको शो करने में कुछ समय लगता है, तो वो जो समय होता है उनको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि वो इन्फेक्शन, सपोज हमने बाहर खाना खाया था 3 दिन पहले, लेकिन अब डिजीज़ हुई है हमें 3 दिन बाद, तो 3 दिन पहले वो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर गया था, लेकिन उसको डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में कितने दिन लगे, 3 दिन लग गए, और 3 दिन बाद हमें पहला सिम्टम शो हुआ है। तो जब से वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, वो वाला इंटरवल वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक, जब तक हमारी बॉडी ने पहला सिम्टम शो किया, ये जो पूरा टाइम इंटरवल होता है दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन entry of pathogen, time interval for the entry of the pathogen and appearance of the first symptom is known as incubation period। ठीक है, ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पे, डिजीज़ का डेफिनेशन पढ़ा, पर्टिकुलर कोई अबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट जो कि किसी इंसान के स्ट्रक्चर या उसकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ बाहर की चीज़ों से नहीं, एक्सटर्नल इंजरी से नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 चीज़ें आती हैं, सिम्टम्स एंड साइंस। 2 चीज़ें होती हैं हर डिजीज़ के बारे में, एक होता है सिम्टम जो कि पर्सन खुद बताता है कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट लिखता है, टेस्ट के अंदर उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं जिससे वो बता देता है कि हाँ आपको ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज़ है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है साइन जो कि इंडिकेटिव होते हैं पर्टिकुलर डिजीजेस के। उसके बाद कुछ और टर्म्स आती हैं जैसे कि पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। अगर ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब वो एंटर हुए हैं, उन्होंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और अपना असर दिखाना शुरू किया, तो एंटर करने से पहला असर दिखाने तक का जो पीरियड होता है दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्कस करना है यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एंटीजन क्या होते हैं। तो एंटीजन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं या प्रोटीन भी होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं ताकि वो क्या बना सके, एंटीबॉडीज़ बना सके। अब एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी हमारे अंदर के कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो भी अगर कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो उससे लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एंटीजन क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं कि वो जाएं और एंटीबॉडीज़ बनाएं। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, आर्मी है। ठीक है, तो वो एंटीजन क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम को बोलते हैं कि आर्मी को डेवलप करो। ठीक है, तो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन्स आर द एनी सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम।
ठीक है, विच स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। Antigens are the any substance which stimulate our immune system to produce antibodies. उसके बाद हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ वो सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, जो कि अगेंस्ट द इन्फेक्शन या पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। दीज आर द केमिकल्स फाउंड इन द ब्लड ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर मिलते हैं, विच एक्ट अगेंस्ट द पैथोजन एंड देयर सेक्रीशन। ठीक है, उन्होंने कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर सेक्रीट किया होगा, उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए पूरे हमारी बॉडी के अंदर पूरी केमिकल्स की तरह फॉर्म में एक आर्मी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये थे पूरे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं डिजीज़ के बारे में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऐसा हो सकता है कि पर्सन हेल्दी भी नहीं है और उसको डिजीज़ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो हेल्दी भी ना हो लेकिन उसके अंदर कोई डिजीज़ भी ना हो। तो ऐसा कैसे? हम एक बार डिफरेंस हेल्दी पर्सन और एक डिजीज्ड पर्सन के अंदर क्या डिफरेंस होता है हम वो देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन healthy state and diseased state। ठीक है, तो अगर हम हेल्दी पर्सन और डिजीज स्टेट के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होती है हेल्थ। और जो डिजीज़ फ्री, ठीक है, हम यहाँ पे डिजीज़ फ्री स्टेट में बात कर रहे हैं, डिजीज़ फ्री। ठीक है, हेल्दी स्टेट और डिजीज़ फ्री स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो डिजीज़ फ्री इट इज़ अ स्टेट ऑफ absence of any body discomfort। ठीक है, absence of any body discomfort। तो ये दो चीज़ें हो गई। अगर आप में कोई भी फिजिकल, मेंटल या सोशल वेलबींग में डिस्कम्फर्ट आया, चेंजेस आए, तो आप अनहेल्दी कहलाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आप डिजीज़ फ्री कहलाओगे। ठीक है, अगला डिफरेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एंड वंस एनवायरनमेंट।
ठीक है, उसके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिजीज़ फ्री होना सिर्फ और सिर्फ खुद पर्सन पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, पर्सन के ऊपर खुद ही डिपेंड करेगा कि वो डिजीज़ फ्री है या नहीं। अ पर्सन कैन बी अनहेल्दी इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पर्सन को डिजीज़ नहीं है फिर भी वो अनहेल्दी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसके टेंशन हो कुछ ना कुछ, एंजाइटी हो कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा, क्योंकि हेल्थ क्या होती है, हेल्दी पर्सन क्या होता है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है लेकिन डिस्कम्फर्ट नहीं है तो वो डिजीज़ भी नहीं है लेकिन अनहेल्दी है। ठीक है, तो हेल्दी, अनहेल्दी और डिजीज़ पर्सन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अब डिजीज़ फ्री आप उसको कब कहोगे? द पर्सन विल बी अ डिजीज़ फ्री इन द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, मेन डिजीज के अंदर क्या हो रहा है? डिस्कम्फर्ट ही तो हो रहा है, डिस-ईज हो रहा है। तो अगर डिस-ईज नहीं है तो मतलब आप उस पर्सन को डिजीज फ्री कह सकते हो, लेकिन अगर उसमें सोशल कोई प्रॉब्लम है या लोगों से बात नहीं करते, बात करने में प्रॉब्लम है, उसको कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये उसको अनहेल्दी कंसिडर करती है। ठीक है, तो हेल्दी, अनहेल्दी एंड डिजीज फ्री में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कि डिजीज कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, अब हम डिजीज़ को यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिजीज़ को यहाँ पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन रखा है एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रखा है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी, जैसे कि दो पार्ट में क्लासीफाई है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन डिजीजेस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, यानी कि उनका ड्यूरेशन क्या है, वो कितने समय के लिए हो रही है, उनका ड्यूरेशन के बेसिस पे वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्यूट डिजीज, दूसरी होती है क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, अब ये एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज का ड्यूरेशन से क्या लेना देना है, मतलब हमने ड्यूरेशन के हिसाब से दो टाइप्स में डिजीज को क्लासीफाई किया है। सबसे पहला ड्यूरेशन के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है एक्यूट डिजीजेस। ठीक है, लेकिन ये जो होती है अब सीवियरली अफेक्ट करती है, सीवियर कोर्स हो सकता है इस डिजीज का। ठीक है, तो वन विच हैज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन which have a shorter duration and severe course। ठीक है, उस डिजीज का जो कोर्स है, मतलब कि सपोज 2 दिन के लिए हुई लेकिन इतनी खतरनाक हुई 2 दिन के अंदर भी। ठीक है, तो उसका जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना।
ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज होती है वो होती है लंबे समय के लिए, मतलब कि अगर एक बार हो गई तो या तो वो मरने तक पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है, तो वो है लॉन्ग क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो द वन विच हैव longer duration and develops slowly, ठीक है, थोड़ा स्लोली डेवलप होती है। सपोज अगर आप एक्यूट का एग्जाम्पल देखें तो एक्यूट डिजीज क्या होगी, कॉमन कोल्ड, कफ, ठीक है, ये डिजीजेज हैं जो कि एक्यूट होती हैं। 7 दिन के लिए जुकाम रहेगा, 7 दिन के लिए खांसी रहेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर डायबिटीज़ हो गई तो लाइफ लॉन्ग रहेगी, कैंसर हो गया तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर क्या हो गया, कैंसर, डायबिटीज, ठीक है। तो ये दोनों डिजीजेस, कैंसर भी ऐसा नहीं है कि आज सुबह उठे और कैंसर हो गया, या आज सुबह उठे या डायबिटीज हो गई, नहीं, डेवलप्स स्लोली, बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है ये किसी इंसान के अंदर। कैंसर बहुत धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन जब एक बार वो हो गया तो अब वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। डायबिटीज़ भी धीरे धीरे डेवलप होगी, एक बार हो गई तो लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो ये जो डिजीज़ होती हैं ये होती हैं क्रॉनिक डिजीज़, जो कि लंबे समय के लिए होती है लेकिन धीरे धीरे होती है। लेकिन जो एक्यूट डिजीज़ है उनका जो ड्यूरेशन है वो होती है कम समय के लिए, लेकिन एकदम से होगी, ठीक है। जैसे कि जुकाम है, आज सोए थे जुकाम नहीं था, सुबह उठे जुकाम हो गया, 7 दिन तक जुकाम रहेगा, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, वो होती है एक्यूट डिजीजेज, ठीक है। तो 2 तरीके की डिजीज़ हैं, एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी आता है। सपोज़ कि अगर आपको जुकाम हो गया, 7 दिन तक आप सपोज़ आपके वर्क प्लेस पे नहीं जा पाए, ठीक है, 7 दिन तक आपके काम पर अफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ है, सपोज़ कैंसर हो गया, तो आप 7 दिन तक नहीं छुट्टी ले सकते, आपको लाइफ लॉन्ग पूरा उसमें आपके काम की एफिशिएंसी में डिक्रीज़ हो जाएगा वो, ठीक है। लाइफ लॉन्ग आपके काम में जो वर्क है आपका वो आप कम क्षमता हो जाएगी आपके काम करने की, ठीक है। तो इसका जो अफेक्ट होता है क्रॉनिक डिजीज़ का वो लॉन्ग टर्म होता है, एक्यूट डिजीज़ का जो अफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। अगर एक्यूट डिजीज़ के अंदर पर्सन का वेट लॉस होता है, ठीक है, हो गया तो वापस गेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे जनरली होता भी नहीं है वेट लॉस। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर वेट लॉस होगा, हमेशा उसको टायर्डनेस रहेगी, ठीक है, वीकनेस रहेगी, लेकिन एक्यूट डिजीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 2 टाइप की डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो डिजीज़ ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन डिजीज़ेस को भी हम यहाँ पर 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती हैं कॉन्जेनेटिकल डिजीज़ और दूसरी होती हैं एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ वो होती हैं जो किसी पर्सन को पैदाइशी होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि ऑलरेडी जो पैदा हुआ है बच्चा, उसको पहले से ही कोई डिजीज़ है, वो ऑलरेडी उस डिजीज़ को अपनी मदर के जब वो पैदा भी नहीं हुआ है उसके पहले से ही उसके पास वो डिजीज़ है, जब वो पैदा हुआ उस टाइम भी उसके पास वो डिजीज़ थी, ठीक है। तो वो जो डिजीज़ होती हैं उनको कहते हैं congenital disease, the disease which are present right from the birth।
ठीक है, राइट फ्रॉम द बर्थ, उनके जन्म वाले दिन भी उनको वो डिजीज़ थी कि वो उस डिजीज़ के साथ ही पैदा हुए हैं, तो वो उनको कहते हैं कॉन्जेनेटिकल डिजीज़। अब ये जो कॉन्जेनेटिकल डिजीज़ हैं ये डेवलप हो सकती हैं जेनेटिक फैक्टर से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स से या दोनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, दोनों से डेवलप हो सकती है ये डिजीज़। कॉन्जेनेटिकल डिजीज़ जो कि बच्चा बर्थ के समय भी उसके अंदर वो डिजीज़ थी, तो वो होती है कॉन्जेनेटिकल डिजीज़, और ये डेवलप होती है या तो कोई जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि या तो उसके मम्मी पापा में से किसी को वो डिजीज़ थी या उसके रिलेशन में किसी को वो डिजीज़ थी, तो जेनेटिकली वो उस बच्चे के अंदर आ गई, या फिर जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था तब ऐसी कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस डेवलप हो गई जिसकी वजह से उस बच्चे पे कुछ, उसके बच्चे के जीन्स पे कुछ अफेक्ट हो गया। ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ होती हैं ये होती हैं कॉन्जेनेटिकल डिजीज़। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीज़ की। एक्वायर्ड डिजीज़ वो होती हैं जो कि बच्चे को पैदा हुआ था तब तो नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसका लाइफ लॉन्ग हुआ, लाइफ बढ़ी आगे, उसने वो डिजीज़ एक्वायर कर ली। ठीक है, तो एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्जेनेटिकल डिजीज़ के कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि बच्चे को पैदा हुए समय भी रहती है। एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर द बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद ये डिजीज़ उसके लाइफ टाइम, उसके लाइफ स्पैन में उसको हुई थी। ठीक है, ये जो डिजीज़ होती हैं कॉन्जेनेटिकल डिजीज़, ये हमेशा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन आगे नहीं जाएगी। ठीक है, इनहेरिटेबल नहीं है, यानी कि सपोज अगर खांसी जुकाम है, अगर पापा को खांसी जुकाम है तो ज़रूरी नहीं है और ना ही जाएंगी। ठीक है, ये डिजीज़ खांसी जुकाम वाली डिजीज़ उनके बच्चों में नहीं जाएगी। ये क्या है, इनहेरिटेबल नहीं है, अपने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, ये पर्सन अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। ठीक है, जैसे कि इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, मलेरिया, टाइफाइड, ठीक है, मम्स एक्सेट्रा। बहुत सारी डिजीज़ है जो कि ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, वो उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में नहीं जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई दो टाइप की डिजीज़, एक्वायर्ड डिजीज़ एंड कॉन्जेनेटिकल डिजीज़ेस। ठीक है, तो ये डिजीज़ेस के बाद अब जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं इनके भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो एक्वायर्ड डिजीज़ के भी दो क्लासिफिकेशन हैं, communicable disease and second one is non communicable disease। ठीक है,
कम्युनिकेबल डिजीजेस को इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस भी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है इन्फेक्शन वाली डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली चली जाती है। ये भी दो टाइप की होती है, कंटेजियस डिजीज एंड नॉन कंटेजियस डिजीज। ठीक है, कंटेजियस डिजीज और नॉन कंटेजियस डिजीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है? कंटेजियस डिजीज जो होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। जो नॉन कंटेजियस डिजीज होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं ट्रांसफर होगी, बल्कि इसके लिए क्या चाहिए? कुछ इंटरमीडिएट एजेंट्स चाहिए, जैसे कि वेक्टर्स चाहिए इसके लिए। ठीक है, सपोज मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है, फैलता तो है लेकिन किसी को छूने से आपको डेंगू नहीं होगा, किसी को छूने से मलेरिया नहीं होगा। अगर कोई मच्छर उस डिजीज पर्सन को काट के हेल्दी पर्सन को काट लेगा तब जाके उसको वो मलेरिया होगा। ठीक है, या फिर जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, अगर आपने उस पर्सन को टच कर लिया तो वो डायरेक्टली स्मॉल पॉक्स आपको भी हो जाएगा। ठीक है, तो टच करने से, डायरेक्ट कांटेक्ट से जो डिजीज होती है वो होती है कंटेजियस डिजीज, और जो कि जिसके अंदर वेक्टर चाहिए होता है वो होती है नॉन कंटेजियस डिजीज। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर वो होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती हैं। ठीक है, तो दे रिमेन कन्फाइंड टू अ पर्सन। ठीक है, ये उसी पर्सन के अंदर रहेगी और इसके होने के बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, या उसी पर्सन के अंदर रहेगी, वो दूसरे पर्सन के अंदर नहीं जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, या तो आप अगर डायबिटिक पर्सन को टच करोगे तो भी वो आपको नहीं होगी, या अगर उस डायबिटिक पर्सन को कोई मच्छर काट ले और वो आपको काट ले तो भी वो डायबिटीज़ हेल्दी पर्सन को नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ होती हैं वो रिमेन कन्फाइंड टू अ पर्सन में ही रहती है, दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो ये डिजीज़ेज होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज। ठीक है, और ये होती है अकर बाय अ सम स्पेसिफिक फैक्टर्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स से ही ये डिजीज़ होती है और इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि अगर हम पहला टाइप डिस्कस करें इसका, डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, ये इसी के टाइप है। डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर अगर कोई न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी है तो नेफ्टिशिएंसी डिजीज़ होगी आपके अंदर। सपोज दीज आर अकर ड्यू टू द लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कुछ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये डिजीज़ होगी। कोई सा भी न्यूट्रिएंट हो सकता है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। दूसरी डिजीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है डीजेनरेटिव डिजीज़।
डीजेनरेटिव डिजीज़ वो होती हैं जिसके जो कि होती है एजिंग की वजह से या कोई एक ऑर्गन के माल फंक्शनिंग की वजह से। ठीक है, ड्यू टू एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आंखें कमज़ोर होती चली जाती है, या जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी लिवर कमज़ोर होता चला जाता है, तो ये होती हैं डीजेनरेटिव डिजीजेस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एलर्जीज़ को, जो कि होती है कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से occurs due to hypersensitive reactions। ठीक है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन किसी की वजह से भी हो सकती है, जैसे पोलन ग्रेन की वजह से। अगर कोई इंसान पोलन ग्रेन की कांटेक्ट में आ रहा है तो, या डस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है तो कंटिन्यूसली छींकता रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो जाती हैं, वो आएंगी एलर्जीज़ के अंदर। उसके बाद है कैंसर या फिर ट्यूमर। अब ये जो डिजीज़ हैं इसके अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी कि कोई एक सेल है जिसको नॉर्मली डिवाइड होके 1 से 2 बनने थे, 2 से 4, ठीक है, अब ये अनकंट्रोल्ड हो रही है, 1 से डायरेक्टली 4 बन रहे हैं, 4 से 16 बन रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, तो ये आ जाती है किसके अंदर, कैंसर के अंदर। उसके बाद है मेंटल डिसऑर्डर्स की। मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ये सारी ये जो डिजीज़ है मेंटल डिसऑर्डर, ये किसी भी वजह से हो सकती है। लास्ट है ऑक्यूपेशनल एंड फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, जो कि उनके ऑक्यूपेशन की वजह से होती है, और उसके बाद है कुछ एडिक्शन वाली डिजीज़ेस जो कि एडिक्शन से होती है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इनकी वजह से होगी ऑक्यूपेशनल, जो कि होती है उनके ऑक्यूपेशन की वजह से। जैसे कि जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको लंग्स प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से कुछ जो डिजीज़ जो उनके ऑक्यूपेशन की वजह से होती हैं वो होती है ऑक्यूपेशनल डिजीज़। और एडिक्शन जो डिजीज़ है कॉज बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। ठीक है, तो इन सब की वजह से ये डिजीज़ेस होती हैं। ठीक है, अब ये डिजीज़ होने के कॉजेज़ क्या हैं? डिजीज़ होने का सबसे पहला कॉज है पैथोजन। ठीक है, पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, वायरस, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, कुछ भी हो सकता है, पैथोजन की वजह से ही डिजीज़ होती है। दूसरा, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, उस इंसान का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, लो हो जाता है।
ठीक है। इम्यून सिस्टम की कमी की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट की वजह से इम्यून सिस्टम जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद तीसरा है लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। अब पब्लिक अवेयरनेस के अंदर क्या आएगा कि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट ने प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया है, प्रॉपर कचरे का डिस्पोजल नहीं हुआ है, सीवेज का डिस्पोजल नहीं हुआ है, ठीक है, पुअर सीवेज है, पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो पुअर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की वजह से होता है, तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड proper, clean and safe drinking water, proper sewage disposal, ठीक है, proper sewage disposal, proper garbage disposal, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए, तब जाकर कोई एक सोसाइटी के अंदर डिजीज़ का होना कम होगा। तो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या हुई, सबसे पहले तो पैथोजन, कोई सा भी पैथोजन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर एंटर कर जाता है तो डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट लेवल। अब अगर मान लीजिए कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, लेकिन आप न्यूट्रिशन डाइट आपकी पूरी है, बैलेंस डाइट आपकी पूरी है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो पैथोजन आपके अंदर आकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ही बेकार है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है, तो वो पैथोजन जो है वो ओवरकम कर जाएगा हमारी बॉडी के अंदर और हमें डिजीज़ कॉज कर देगा। तीसरा लेवल है यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस नहीं होती है, पब्लिक सर्विसेज, सॉरी, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, नॉट अवेयरनेस, पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक के लिए कुछ इतनी सर्विसेज नहीं है, लैक है, यानी कि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम कितना भी न्यूट्रिशन डाइट ले लें, कितना भी बच लें, लेकिन अगर हमारा आसपास का इन्वायरमेंट ही साफ़ नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 लेवल होते हैं कॉज ऑफ डिजीज़ेस के, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक्स। थैंक यू।